गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का और उसमें हम अध्ययन करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश कि भारत के उसके पड़ोसी देश में स्पेशली हम अध्ययन कर रहे थे पाक के साथ संबंध किस प्रकार के हैं और किस प्रकार और किन किन मुद्दों को लेकर हमारे संबंध खराब रहे हैं, क्यों और किस प्रकार विभाजन से जो समस्याएं पैदा हुई वे लगातार आज भी कायम है। पाकिस्तान के मन में जो दुर्भावनाएं हैं जिनके कारण वह क्या है, कभी भी भारत को अपने अग्रज के रूप में नहीं देखता, कभी भी वह उसके साथ सहयोगात्मक संबंध कायम नहीं करता, बल्कि एक अघोषित युद्ध की स्थिति, एक तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। और हम लगातार अगर ये प्रयास करते हैं कि हम अपने संबंध अच्छे बनाएं, शांतिपूर्ण व्यवहार हो और अच्छा व्यवहार हो, तो दोनों ही देशों में शांति होगी, विकास होगा। लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने इस बात को नहीं समझा और हमारे बजट का एक बहुत बड़ा भाग हमारी इसी सीमा की रक्षा के लिए और डिफेंस के ऊपर खर्च हो रहा है। आवश्यकता है इस बात को समझने की और एक उदार हृदय रखने की कि छोटे छोटे और पुराने जो मुद्दे थे, विवाद थे, समस्याएं थी, उन्हें खत्म किया जाए, उन्हें सुलझाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि किस प्रकार आने वाले समय में और आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विकास को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हुए और एशिया को अगर ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए इन मुद्दों को छोड़ते हुए विकास का ध्यान रखा जाए। इसलिए आवश्यकता है कि भारत और पाक अपने संबंधों को एक नए सिरे से शुरू करें और इसके अंदर जो तनाव, जो समस्याएं और जो पुरानी समस्याएं रही थी उन सबको समाप्त करें और एक नए संबंध की, एक नए युग की शुरुआत करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया, किस प्रकार कौन सी भावनाएं थी, कौन सी दुर्भावनाएं थी, किस प्रकार उसका जन्म होता है और किस प्रकार वह जन्म से ही क्या है, एक दुर्भावना के साथ, एक ईर्ष्या या द्वेष के साथ भारत को देखता है। कभी भी वह नहीं मानती यह मेरा बड़ा भाई है, मेरा अग्रज है और इसी भूमि से ही तो मैं बना हूं, इसी का तो मैं कभी हिस्सा था और आज भी वैसी भूमि के साथ क्या है, पड़ोसी के रूप में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए प्रयास करने की आवश्यकता है। मुद्दे थे, लड़ाई झगड़ा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया, विभिन्न देशों को बताया गया, यूएनओ के अंदर भी ले जाया गया, लेकिन इसका समाधान नहीं निकला। और जब तक दोनों देश बैठकर इसे समाप्त नहीं करेंगे, इस जो मन की दुर्भावना या कालिक है इसे साफ नहीं करेंगे, तब तक यह मुद्दा समाप्त नहीं होगा। भारत लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है कि संबंधों को सामान्य करे, लेकिन पाकिस्तान की जो कार्य हैं, गतिविधियां हैं और जो धर्म के नाम पर जनता को भड़काना और उसी के तहत कार्यवाही करना, ये सारे कुछ ऐसे बिंदु रहे हैं जो कभी भी हमारे आपसी संबंधों को सामान्य नहीं होने देते। और इसके लिए आवश्यकता है प्रयास करने की और उन प्राचीन समस्याओं को, मुद्दों को छोड़ने की। हम आज विकास चाहते हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन का लेवल अच्छा हो, विकास हो और जो हमारे बजट का एक बहुत बड़ा भाग रक्षा के अंदर, डिफेंस में खर्च हो रहा है, विकास कार्यों में लगे। तो इसके लिए हमें उदार हृदय रखना होगा। भारत ने इस उदार हृदय के साथ बहुत बार प्रयास किया, लेकिन बार बार उसे इन प्रयासों को रोकना पड़ा क्योंकि उसे उसका सपोर्ट, पाकिस्तान का सपोर्ट कभी नहीं मिला। पाकिस्तान हमेशा एक दुर्भावना के साथ ही जीता आया है। तो इससे पहले हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कैसे थे, वे कौन सी मुद्दे या समस्याएं रही थी जिन्होंने इसके संबंधों को और ज्यादा बढ़ाया और ज्यादा ईर्ष्यालु बनाया और वो आग आज तक जल रही है। कौन सी समस्याएं थी जिसके आधार पर इसका जन्म होता है और उनको वह आज भी पकड़कर बैठा हुआ है। इससे पहले हमने देखा हैदराबाद की समस्या, जूनागढ़ की समस्या, वहां के जो शासक थे, वे निजाम थे, उनको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और हमेशा ये कहा कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ रहो। लेकिन वास्तव में सिर्फ और सिर्फ वह क्या था, पाकिस्तान का दिखावा या छल था। वह कभी नहीं चाहता था कि भारत के अंदर शांति हो और यहाँ के शासक और जनता आराम से रहे, शांतिपूर्वक शासन व्यवस्था चलती रहे। और इसके लिए उसने लगातार प्रयास किया। वह आतंकवाद को सपोर्ट करता है, हर तरह से आतंकवादी गतिविधियों का जो संचालन होता है वह वहीं से होता है। और कभी कभी वो कहते हैं दूसरों के घरों को जलाने के लिए जो आग लगाई जाती है उससे हाथ तो अपने भी जलते हैं। वहां पर भी बहुत सी घटनाएं होती है, बेकसूर नागरिक मारे जाते हैं, लेकिन ये चीज कभी उसे समझ नहीं आई। बहुत ज्यादा जन और धन की हानि हो रही है, लेकिन इसे नहीं समझा गया कि इस चीज को खत्म किया जाए और एक ही चीज से, एक ही मुद्दे पे ध्यान दिया जाए, वो है विकास। वो आवश्यक है,
उसके बिना कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। इसका फायदा दूसरे पड़ोसी देश लेंगे और हमें एक मोहरा बनाकर चलाएंगे, और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। भारत अपनी स्पष्ट विदेश नीति का संचालन कर रहा है और प्रयास कर रहा है कि वह एशिया में, दक्षिण एशिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर आए। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, सीमा विवाद है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो भारत को लगातार परेशान कर रही है और इसके विकास में बाधा पहुंचा है। हमने 2 समस्याएं या मुद्दे थे देखे। नेक्स्ट हम ऋण की अदायगी का प्रश्न। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं तब बहुत से लोग, हिंदू लोग और बहुत से मुस्लिम भी पाकिस्तान के अंदर अपना घर, अपनी संपत्ति, जमीन जायदाद छोड़कर भारत आते हैं, और भारत से भी बहुत सारे मुस्लिम लोग अपना घर, अपनी जमीन, संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान जाते हैं। तो दोनों ही तरफ क्या है, लोगों की बहुत सारी संपत्तियां अपने अलग अलग देशों में, भारत और पाकिस्तान में रह जाती है। अब समस्या आती है ऋण की, कि किस प्रकार जो संपत्तियां विभिन्न हिंदुओं की पाकिस्तान में रहेगी और पाकिस्तान के जो मुस्लिमों की भारत में रहेगी, उसे कैसे सुलझाया जाए, कैसे उनकी समस्या का हल। यही आर्थिक समस्याएं बार बार भारत के सामने पैदा हुई। ऋण अदायगी का प्रश्न था और आमदनी, कर्ज और लागत, इन सब का बंटवारा था कि किस प्रकार इसे नियंत्रित और संतुलित किया जाए, क्योंकि दोनों ही तरफ संपत्ति छोड़ी गई थी और अगर उसका आकलन किया जाता तो हजारों करोड़ों के अंदर आकलन उसका किया। संबंधों में भी तनाव आने लगा। पाकिस्तान ने फटाफट क्या है, जूट की आयात कर, भारत से जो जूट पाकिस्तान जा रहा था उसके ऊपर रोक लगा दी। और जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी विस्थापितों की, यानी यहां से जो लोग संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से जो लोग संपत्ति, अपना घर बार, जमीन छोड़कर भारत आए, इनकी सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या थी कि इन्हें अपना पुश्तैनी घर, मकान, जमीन सब छोड़कर दूसरे देश में या दूसरे क्षेत्र में आना पड़ा। पहले तो वो सेम ही देश था, लेकिन आजादी के बाद भारत और पाक 2 अलग अलग देश बन गए, तो उन्हें वो छोड़कर आना पड़ा। और ये सबसे बड़ी समस्या और ज्वलंत मुद्दा था, जिसने उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या एक अशांति का माहौल पैदा किया। माना जाता है कि जो हिंदू शरणार्थी थे, यानी ऐसे हिंदू जो वहां पर पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़कर आए थे, उसका जो एक आकलन किया गया संपत्ति का, वो था 3000 करोड़। जब उसका आकलन किया गया तो वह थी 3000 करोड़। और जो मुस्लिम थे, मुस्लिम वर्ग जो भारत में अपनी संपत्ति छोड़कर गया था, भारत में अपनी संपत्ति छोड़कर गया था, जमीन, जायदाद, घर जो भी छोड़कर गया था, उसका जो मूल्य है 300 करोड़ रुपए था। और 1950 के अंदर, 1947 में ये सारा घटनाक्रम चलता है, इस पे बात होती है, मीटिंगें होती है, इस समस्या को हल। 50 के अंदर नेहरू, जो समय क्या है, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, और लियाकत अली क्या है, एक समझौता होता है और इस समझौते के द्वारा क्या है, इस समस्या को हल किया जाए। जो संपत्ति विभिन्न देश, दोनों देशों में जो नागरिकों की छूट गई थी और उसके मूल्यों का आकलन किया गया, उस संपत्ति का अनुमानित मूल्य कितना था, कितना भारत में मुस्लिम थे छोड़ के गए थे, कितना पाकिस्तान के अंदर हिंदू छोड़ के आए थे, उसका आकलन किया गया। और 2-3 साल तक ये बहुत ज्यादा खींचातान चलती रही कि उसका आकलन किया जाए, उसका मुआवजा दिया जाए। और इसका समाधान किया नेहरू लियाकत अली समझौते ने, जो 1950 के अंदर संपन्न होता है, और प्रयास किया गया कि इस समस्या को समाप्त किया जाए। क्योंकि देखिए, समस्या समाप्त नहीं होगी तो बहुत ज्यादा अविश्वास और असामान्य स्थितियां बनेगी। तो हमेशा भारत के जितने भी नेता उन्होंने प्रयास किया कि जब भी कोई मुद्दा या समस्या आए, उससे तुरंत ही क्या समाप्त कर दिया जाए, हल कर दिया जाए, कि अदायगी की जाए।
इस दायित्व को निभाया जाएगा और ब्रिटिश सरकार के जो ऋण थे वे भी भारत ने अपने ऊपर ले लिए कि हम उन ऋणों की क्या है अदायगी करेंगे। लेकिन यह भी तय किया गया कि प्रति वर्ष पाक भारत को यानी 5 साल के बाद, क्योंकि उस समय ये 1950 में समझौता होता है और उस समय आर्थिक स्थिति ना भारत की अच्छी होती ना पाकिस्तान की, तो इसलिए इसे समय दिया जाता है कि वह 5 वर्ष के बाद प्रति वर्ष भारत को 300 करोड़ रुपए देगा, 300 करोड़ रुपए देगा। लेकिन पाकिस्तान क्या करने लगा, इसमें टाल मटोल करने लगा और लेना तो सही है लेकिन देना नहीं था, तो पाकिस्तान ने इनको देने में आनाकानी शुरू कर दी। और इसके अलावा 55 करोड़ रुपए भारत के लिए तय हुआ, भारत को रक्षा संग्रह के रूप में पाक को देना था। यानी पाकिस्तान देना था, उससे तो टाल मटोल करने लगा इस 300 करोड़ को। लेकिन भारतीयों ने और स्पेशली उस समय गांधी जी ने अपना उदार हृदय प्रदर्शित किया और कहा कि यह धन पाक को दिया जाना चाहिए। और उनकी भावना भी सही थी। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार लेन देन होता है तो हो सकता हमारे संबंध सामान्य हो जाए। उन्होंने प्रयास किया कि नॉर्मल संबंधों की शुरुआत के लिए थोड़ी सी कीमत है भारत को चुका। भारत पाक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए गांधी जी के प्रयास से और गांधी जी के कहने से यह धन पाकिस्तान को दिया गया और इसका नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगातार विरोध किया। और उन्होंने कहा कि उसमें क्या भारत और पाक के संबंध साथ में थोड़ा अघोषित युद्ध की स्थिति चल रही थी और उन्होंने कहा कि अगर आज हम ये धन देते हैं पाकिस्तान को तो उसका उपयोग भारत के खिलाफ ही किया जाएगा, क्योंकि वह भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा था, हथियार खरीद रहा था, अशांति का माहौल बना रहा था। लेकिन गांधी जी ने अपना उदार हृदय दिखाया जो भारतीय परंपरा रही है और उसका परिचय देते हुए धन किसको दिला दिया, पाकिस्तान को दिला दिया। तो इस प्रकार हमने हमेशा, भारत ने प्रयास किया, हमारी भावना ये रही कि हम अपने पड़ोसियों के साथ क्या करें, अच्छे संबंध बना के रखें और जितनी जल्दी वो मुद्दे हैं, विवाद है, समस्याएं उन्हें समाप्त करें और मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया। और यही गांधी जी के द्वारा किया गया। नेहरू जी ने भी बहुत प्रयास किए लेकिन वे कभी भी इसमें सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि वे किसी के भी भावना को या विचार को नहीं बदल सकते और जो भावना या दुर्भावना पाकिस्तान के मन में थी उसे आज तक कोई नहीं बदल पाए। नहरी पानी विवाद, देखिए विवाद बाद में बनते हैं। आवश्यकताएं पूरा करने के लिए जो नहरें थी, जो एरिया बनाए गए थे वो बहुत पहले ही बनाए। पंजाब के राजनीतिक विभाजन के बाद नहरी पानी विवाद का मुद्दा, ये नहरें आर्थिक दृष्टि से उस समय बनाई गई थी जब भारत पाक विभाजन या इस तरह बंटवारे की कोई बात या सोच किसी के दिमाग में नहीं थी। यानी बहुत पहले, आजादी से भी बहुत ज्यादा पहले नहरों का निर्माण किया गया था। नहरों का निर्माण आर्थिक विकास के आधार पर किया गया, जिससे कि क्या है, नहरों में जो पानी होगा वह खेतों में आएगा और वहां से क्या अच्छी फसलें। और देखिए जो पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है, 5 नहरों का राज्य कहा जाता है, उसमें सतलज और रावी नदी है, ये दोनों के मध्य से बहती, झेलम और चिनाब पाक के मध्य से बहती है और व्यास पूर्णतया भारत में बहती है। लेकिन जब ये तीनों मुख्यालय भारत के नियंत्रण में आ गए तब नई एक समस्या खड़ी हुई और ये तीनों ही मुख्यालय भारत के नियंत्रण में थे और यहीं से जल का बंटवारा होता था। क्योंकि पहले देखिए पाकिस्तान भारत एक था, ये कभी नहीं सोचा गया था कि बंटवारा होगा, इसमें एरिया बांटे जाएंगे। तो ये जो मुख्यालय थे भारत के पंजाब के अधीन आ गए और पाकिस्तान को यह भय हो गया है, उसने मुद्दा भी उठाया कि भारत क्या करेगा, नदियों का पानी रोक देगा
और उसके लिए जल की बहुत बड़ी समस्या। और पाकिस्तान के जो पंजाब और सिंध के एरिया थे वो अपनी सिंचाई के लिए, जो फसलों की सिंचाई की जाती थी उसके लिए इन्हीं नहरों पर निर्भर करते थे, क्योंकि पहले इसी प्रकार इनका निर्माण किया गया, इसी प्रकार इनका फ्लो था। पहले ये थोड़ी सोचा गया था कि भारत और पाक अलग होंगे, तो इस प्रकार इनका निर्माण हुआ। लेकिन आजादी के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई और पाकिस्तान को हमेशा से भय आशंका थी कि कहीं भारत इन नहरों का पानी बंद न कर दे, पानी रोक न दे और इससे उसे समस्या हो जाएगी। इस आशंका को लेकर उसने एक नए विवाद की शुरुआत कर दी, जो हुआ नहरी पानी विवाद, कि किस प्रकार ये जो नहरें हैं इसका पानी भारत रोक सकता है, बंद कर सकता है, हमारी फसलें खराब हो जाएगी। और इस विवाद की शुरुआत पाकिस्तान के द्वारा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में इस मुद्दे को उठाया गया और वर्ल्ड बैंक तक ये मुद्दा पहुंचा और प्रयास किया गया कि इस समस्या को हल किया जाए। भारत ने कुछ नहीं कहा, न भारत ने पानी रोका, लेकिन एक आशंका पाकिस्तान के मन में थी, वह उभर कर आने लगी। उसने जगह जगह इसका विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें मध्यस्थता की और उसके द्वारा 1960 के अंदर एक समझौता होता है। 1960 में इसे 1960 सिंधु जल संधि कहते हैं। यह होता है और यह भारत के पीएम पंडित नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के मध्य रावलपिंडी में इस पर हस्ताक्षर किए। 12 जनवरी 1961 में इस पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं और इस संधि की शर्तें 12 जनवरी 1961 से लागू हो जाती हैं। तो ये भी एक मुद्दा या समस्या होती है, इसका हल निकाला जाता है और समझौता किया जाता है। याद रखिए, सिंधु जल संधि इसे कहते हैं 1960 और इसके ऊपर सिग्नेचर किसने किए, भारत के पीएम चाचा नेहरू और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान। इन दोनों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए और कुछ संधियां समझौते या जो मसौदे थे उनका इसके द्वारा हल किया गया और यह लागू होता है 12 जनवरी 1961 से। हम देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दे या समस्याएं हैं जो लगातार आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य उत्पन्न हुए, उनकी भावनाएं, उनकी सोच, और उसने लगातार ये प्रयास किया कि वह किस प्रकार भारत को परेशान करे, किस प्रकार यहाँ पर नए नए मुद्दों को, समस्याओं को जन्म दे और वह इन मुद्दों को लगातार ज्वलनशील बनाकर रखे, जिसके आधार पर वह यहाँ पर विवाद की शुरुआत करे। कभी भी विकास, जो मैं बार बार कह रही हूँ, हमेशा एक ही मुद्दा होना चाहिए, विकास, सहयोग, शांति और मिलजुल कर कार्य करना। इस पर कभी भी पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया, कभी फोकस नहीं किया और हमेशा वह अपने जन्म से लेकर ही दुर्भावना के साथ चला। विभिन्न मुद्दे आए, विभाजन से संबंधित, ऋण से संबंधित या जल से संबंधित। कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है, समस्या पहले भी थी, आज भी है और भारत प्रयास कर रहा है कि समस्या को हल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहता कि उस हिस्से को वह छोड़े या वह उसे न मिले, लेकिन वह भारत का सिर है, हिस्सा है, धरती का स्वर्ग है और भारत का भाग है और रहेगा। इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, नियम नीतियां बना रही है, यह कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को समाप्त किया जाए, क्योंकि यहाँ जो समस्या हो रही है वहां से स्थानीय नागरिकों को, सेना को और बहुत ज्यादा धन की हानि हो रही है। बहुत ज्यादा रुपया डिफेंस के अंदर खर्च हो रहा है, चाहे वह भारत का हो रहा है, चाहे वह पाकिस्तान का हो रहा है। तो भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार जो प्राचीन मुद्दे या समस्याएं हैं उन्हें समाप्त किया जाए, उनका हल निकाला जाए और ध्यान दिया जाए विकास के ऊपर, अपने नागरिकों के विकास के ऊपर और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के ऊपर। आवश्यकता है देश की ग्रोथ की, सकारात्मक सोच की, जिसके माध्यम से देश क्या करे, प्रगति करे और इस सोच के आधार पर वह विकास कार्यों को प्रोत्साहन